afternoon, dear student. This week is our Olympiad week, and the topic for this week is simple linear equation. Dear student, today we are going to do DPP second sheet, starting with question number 1. पहला क्वेश्चन है, the father is 26 older than his son. एक पिता अपने बेटे की एज से 26 साल ज्यादा है. तो इसको लिखते हैं सबसे पहले, लेट द एज ऑफ सन, लेट द एज ऑफ सन एक्स लेट कर ली. द एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, एज ऑफ फादर वो इससे 26 साल ज्यादा है, तो एक्स प्लस 26. आगे बोला है इन 3 years टाइम, 3 साल में द सन्स एज विल बी, सन की एज 1/3 हिज फादर्स एज, मतलब बेटी की एज उसके पिता की एज की 1/3 हो जाती है. तो पहले लिख लेते हैं आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, ठीक है. द एज ऑफ सन आफ्टर 3 years, द एज ऑफ सन इक्वल्स टू एक्स प्लस 3. The age of father equals to x plus 26 plus 3, 29. ठीक है. इसने बोला 3 साल में, तो 3 साल में बेटा भी 3 साल बढ़ जाएगा और उसके पिताजी भी 3 साल बढ़ जाएंगे. ठीक. अब आगे इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि बेटी की एज पिता की एज की 1/3 हो जाती है, मतलब x प्लस 3, बेटी की एज अपने पिता की एज की 1/3 हो जाती है. ठीक है. पिता की एज ये थी, इसका 1/3. तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इसके साथ जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 3 9. यहाँ बचा x प्लस 29. तो x इधर आके माइनस और 9 उधर जाके माइनस, तो 2x इक्वल्स टू 20. तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 20/2. ये आ गई हमारी 10. x की वैल्यू 10 आ गई. ये बेटी की एज थी, तो बेटी की एज कितनी हो जाएगी, 10 years. आगे बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 more than its न्यूमरेटर. तो हमको ना कैसे पता चलता है, हमको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर लेट करना है, या फादर की एज लेट करनी थी या बेटी की. सेकंड कंडीशन देखेंगे हम. सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, फादर इज 26 years older than सन. तो सन से 26, मतलब बेटे से 26 साल बड़ा था. अगर बेटे की एज पता होगी तो ऑब्वियसली फादर की आ जाएगी. ऐसे इसमें बोला डिनोमिनेटर 3 ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो अगर न्यूमरेटर हम लेट कर लें तो डिनोमिनेटर आ जाएगा. तो हमेशा याद रखना सेकंड वाला जो दिया होता है उसी को लेट करना होता है. लेट न्यूमरेटर, तो लेट कर लिया हमने न्यूमरेटर इक्वल्स टू एक्स, तो डिनोमिनेटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इससे 3 ज्यादा. ठीक. आगे इफ, तो पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं. तो फ्रैक्शन कितना हो गया, फ्रैक्शन इक्वल्स टू, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ठीक है. इसने बोला नेक्स्ट, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब दोनों में 2 ऐड कर दिया. The new fraction is equivalent to 2/3. तो जो नया फ्रैक्शन बना ना, ये वाला नया फ्रैक्शन, ये न्यू फ्रैक्शन जो बना, ये 2/3 के इक्विवेलेंट है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की इसमें 3x, 3 की 2 में 6, ऐसे इसकी इधर. तो ये दोनों मिलके तो 5 हो गए. तो 2x या 2x एंड 5 2 जा 10. x वाला इधर और बिना x वाला इधर, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे 4. तो x की वैल्यू 4 आ गई है. इसने हमसे पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन. तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था. यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे 2 और नीचे रखेंगे x की वैल्यू रख देंगे 4 और नीचे रखेंगे 4 प्लस 3, तो 4/7. तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था, 4/7. ठीक है. तो याद रखना है सेकंड स्टेटमेंट में या फर्स्ट स्टेटमेंट में जो सेकंड वाला नाम होगा उसी को हमें लेट करना है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p दैट मेक्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ट्रू. तो हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है p माइनस 4 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 8. तो p की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, p माइनस, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और उसके अंदर भी बोर्ड पास
है ना, ब्रैकेट सॉल्व ओपन, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो डिवाइड ठीक है, 2 से 2 गया खत्म, तो p माइनस 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 प्लस 4 इक्वल टू 8, ये पूरा खत्म हो गया ना। 8 को 4 से डिवाइड किया 2, और ये साइन माइनस का, ये वाला 2, ये वाला 2 से 2 कैंसिल आउट, ये पूरा हिस्सा हो गया 0, तो बचा कितना -4 माइनस माइनस प्लस 4, तो p इक्वल टू ये 4 इधर आके माइनस, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है 4, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए मैन सेल्स बनाना इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। एक आदमी बनाना को 2 टाइप के बॉक्सेस में बेचता है। पहला 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज, एक छोटा बॉक्स है एक बड़ा। ए लार्ज बॉक्स कंटेन एज मैनी एज 6 स्मॉल बॉक्स प्लस 2 लूज बनाना। मतलब एक लार्ज बॉक्स में 6 स्मॉल बॉक्स है ना, स्मॉल बॉक्स प्लस 2 बनाना और बच जाते हैं। ठीक है, तो एक लार्ज बॉक्स में 6 तो स्मॉल बॉक्स आ जाते हैं और 2 बनाना फिर भी बच जाते हैं। फॉर्म एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ बनाना इन ईच स्मॉल बॉक्स। तो हर एक स्मॉल बॉक्स में कितने बनानास आएंगे, इसके लिए हमें एक इक्वेशन लिखनी है। इफ द नंबर ऑफ बनानास इन 1 लार्ज बॉक्स इज 50, अगर एक बड़े लार्ज बॉक्स में 50 बनाना है। ठीक है, तो स्मॉल बॉक्स के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो लेट कर लेते, लेट नंबर ऑफ बनानास इन बी मतलब बनानास इन स्मॉल बॉक्स। ठीक है, तो हमने स्मॉल बॉक्स में लेट के लिए नंबर ऑफ बनानास x थे, तो लार्ज बॉक्स में तो इसने 50 दिया हुआ है पहले से ही, यहाँ पे 6 इंटू एक्स प्लस 2, तो यही हमारी इक्वेशन आ गई 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 50, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको किधर भी लिख दो और तो दोनों इक्वल नहीं, तो 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 50 हमारी इक्वेशन नंबर सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसने बोला था इस वाले 4th वाले क्वेश्चन में कि हमको इक्वेशन स्मॉल बॉक्स के टर्म में लिखनी है, तो स्मॉल बॉक्स को ही हमको लेट करना पड़ेगा। तो हमने लेट कर लिया स्मॉल बॉक्स x था। इसने बोला था एक बड़ा बॉक्स 6 स्मॉल बॉक्स प्लस 2 बनाना आ जाते हैं। एक बड़े बॉक्स के अंदर छोटे छोटे 6 स्मॉल बॉक्स और 2 बनाना और आ जाते हैं। और अगर बड़े बॉक्स में 50 बनाना है तो इक्वेशन बनाओ, तो 50 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई स्मॉल बॉक्स प्लस 2, और स्मॉल बॉक्स हमने लेट किया हुआ था x। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसने बोला देयर आर सम लोटस फ्लावर्स इन ए पॉन्ड एंड सम बीज आर होवरिंग अराउंड इट। मतलब एक पॉन्ड में, एक तालाब में कुछ लोटस फ्लावर्स हैं और मधुमक्खियां उनके ऊपर मंडरा रही हैं। आगे इफ 1 बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, अगर हर एक बी मतलब हर एक मधुमक्खी एक एक फ्लावर में बैठे, 1 बी विल बी लेफ्ट, तो एक मधुमक्खी बच जाती है। मतलब एक मधुमक्खी को जगह नहीं मिल पाती। ठीक है, जैसे फ्लावर्स है, ये हमें नहीं पता कितने फ्लावर्स हैं, पर ये पता है कि मधुमक्खियां हैं, कुछ नहीं पता। तो अगर हर एक फ्लावर पे एक बी बैठे तो एक मधुमक्खी रह गई। ठीक है, तो मतलब अगर इस हिसाब से देखें कि 4 फ्लावर्स हैं, 5 फ्लावर्स हैं, तो कितनी मधुमक्खी होगी, 6 हो जाएंगी, है ना। और आगे इसने बोला है if 1 flower will be left, then the number of, अच्छा if 2 bees land on each flower, अगर हर एक उस पे 2 मधुमक्खी बैठे तो फिर एक फ्लावर बच जाता है। ठीक, हमको ये बताना है नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड बीज रेस्पेक्टिवली, तो कितने फ्लावर्स है कितनी बीज है रेस्पेक्टिवली बतानी है। तो ये बाय ऑप्शन बहुत इजीली हो जाएगा। बाय ऑप्शन अगर मैं इसको करूं तो जैसे इसने बोला है कि नंबर ऑफ फ्लावर्स बताओ और नंबर ऑफ बीज बताओ, तो ऑब्वियसली बाय ऑप्शन में जो आगे वाली वैल्यू होगी वो फ्लावर्स की होगी और जो पीछे वाली होगी वो बीज की होगी। अब क्वेश्चन को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। इसने बोला था कि हर एक फ्लावर पे अगर एक मधुमक्खी बैठे तो 3 फ्लावर है, हर एक फ्लावर पे एक बी बैठे तो एक बी बच जाती है, तो यस एक बच जाएगी क्योंकि 4 की 3 बैठ गई, एक बच गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि हर
इफ टू बी लैंड ऑन ईच फ्लावर, मतलब हर एक फ्लावर पे अगर दो मधुमक्खी बैठे हैं तो एक फ्लावर बच जाता है। तो ये भी ठीक है, क्योंकि चार मधुमक्खी थी, दो इस पे बैठ गई, दो इस पे बैठ गई, एक फ्लावर बच गया, तो बाय ऑप्शन ही बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन ही करना। अगर इक्वेशन बनाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बाय ऑप्शन कर दो। तो बाय ऑप्शन हमने देखा फर्स्ट वाले को रख के और एक ही बार में वैल्यू आ गई, और कोई सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, m की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है, m इक्वल्स टू n होगा x की किस वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इसने बोला है कि m और n इक्वल है, अगर m और n इक्वल है तो x की वैल्यू बताओ। तो m की वैल्यू इसके नीचे रख देते हैं और n की वैल्यू इसके नीचे रख देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस केस में 8x प्लस 20, 21x माइनस 14, x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, ये इधर प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का ये बचेगा हमारा 13x और ये बचेगा माइनस का 34। तो x इक्वल्स टू माइनस 34 अपॉन माइनस 13, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 34 अपॉन 30। तो x की वैल्यू अगर 34 अपॉन 13 होगी तो m इक्वल्स टू n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, x की वैल्यू बतानी है अगेन, बोला 2x अपॉन 3 माइनस 7 इक्वल्स टू 3x अपॉन 2 प्लस 5। तो x वाले एक साथ कर लेंगे, ये प्लस इधर आके माइनस, ये 5 रहेगी इधर, ये इधर माइनस इधर आके प्लस। तो एलसीएम लेंगे। ध्यान रखना है कि कभी भी अगर दो नंबरों के बीच में सब्ट्रैक्ट का या ऐड का साइन है तो डायरेक्टली ना तो ऐड होते हैं ना सब्ट्रैक्ट होते हैं, उनका एलसीएम लिया जाता है पहले। तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 की वैल्यू 6 2 बार में एंड 2 की वैल्यू 6 3 बार में, यह हो गया 12। ये हुआ 4x माइनस 9x, तो 4x माइनस 9x अपॉन 6 इक्वल्स टू 12। ये आ जाएगा हमारा 5x अपॉन 6 माइनस का 5x अपॉन 6 इक्वल्स टू 12। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है, ये ऊपर वाले के साथ जाएगा क्रॉस बन के, और ये ऊपर है ये नीचे जाएगा, तो यहाँ आगे 5 और माइनस का साइन भी लगा जाएगा, तो ये आगे माइनस का 72 अपॉन 5। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, माइनस का 72 अपॉन 5। Question number 8. Two numbers are in the ratio 5:8. If they differ by 8, the smallest number is. ठीक है, दो नंबरों का रेशियो दिया। तो फर्स्ट नंबर मैंने बताया अभी तक कल कि जब भी नंबरों का रेशियो दिया हुआ है तो हमेशा याद रखना फर्स्ट नंबर है तो जो आगे की तरफ है उसके साथ एक वेरिएबल ले लो। फर्स्ट नंबर 5:7 है ना, तो 5 आगे है तो फर्स्ट नंबर 5x, सेकंड नंबर 7x। क्योंकि ये जो भी नंबर है ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये एक रेशियो है, एक फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को हम डायरेक्टली ये नहीं ले सकते कि फर्स्ट नंबर 5 होगा सेकंड नंबर 7 होगा। तो अगर हमें लेना है फर्स्ट नंबर 5 होगा तो उसके साथ एक वेरिएबल हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है। तो अगर मैं इनको ऐसे लिखूं और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो जो वैल्यू दूसरी आ रही है वो भी बिल्कुल सेम रेशियो बनेगा इसका, क्योंकि इनको भी सॉल्व करके 5.7 नहीं आएगा। तो फर्स्ट नंबर 10 भी हो सकता है और सेकंड नंबर 14 भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट नंबर 5 और 7 ले रहे हैं तो ये केस भी पॉसिबल है और ऐसे बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, बस हमें ये वेरिएबल निकालना है। अगर हमें ये वेरिएबल पता चल जाए तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पता चल जाएगा इजीली। ठीक है, आगे इसने बोला था कि दोनों का डिफरेंस जो है मतलब बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करें तो वो 8 के इक्वल है। x इक्वल्स टू 8/2, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो फर्स्ट नंबर अभी हमें वेरिएबल निकल गया हमारे पास, तो 4 × 5 ये हो गया 20। सेकंड नंबर 7 × 4 ये भी हो जाएगा 28। तो 20 and 28 तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें 20 and 28। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा तो स्मॉलेस्ट 28, स्मॉलेस्ट 20 है। बस
smallest number is 20. ठीक है आंसर। तो इसमें ऑप्शन ई मार्क करके डाल देना 20। क्वेश्चन नंबर 9 बोला राम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्वेता। राम से सीता, तो राम सीता से दुगना बड़ा है। तो सेकंड में सीता दी हुई है, तो लेट कर लेते हैं एज ऑफ सीता इक्वल्स टू एक्स। तो एज ऑफ राम कितनी आ जाएगी इसका ट्वाइस डबल 2x। ठीक है, आगे 5 ईयर है, वो 5 साल पहले, तो यहाँ लिखेंगे 5 years एगो। 5 years एगो एज ऑफ सीता कितनी हो गई होगी? एज ऑफ सीता तो अब से 5 साल पहले, तो 5 साल कम हो गई होगी। और एज ऑफ राम वो भी 5 साल कम हो गई होगी, है ना। 5 साल पहले उनकी एज में से 5 कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? हिज एज वॉज 3 times द एज ऑफ सीता। तो जो उनकी एज, राम की एज है, वो सीता की एज की 3 times है। ठीक है, राम की एज सीता की एज की 3 times थी। तब 3 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की एज हमने निकाल ली। और 5 साल के पहले जो उनकी एज में रिलेशन था वो ये था कि राम की एज सीता की एज की 3 times। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे। 2x - 5, 3x - 15, इधर आ जाएगा 2x - 3x - 15, और ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, -x इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 10 आ गई। अब इसने क्या पूछा है? देन द एज ऑफ सीता इज, तो यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू 10 years। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 10 years। अच्छा, एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि हमने क्वेश्चन में लिखा था कि राम की एज सीता की एज की 3 times है, तो हमने इसमें 3 times क्यों नहीं किया, इसमें क्यों किया? क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखूं x इक्वल्स टू 5, तो x के आगे एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट होता है 1, ऑलवेज हर एक नंबर के साथ एक कांस्टेंट 1 मल्टीप्लाई में होता है। तो अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू क्या होगी, तो आप x की वैल्यू 1 नहीं बोलोगे, x की वैल्यू बोलोगे 5। ठीक है, ऐसी राम की जो एज है वो राम की एज इसके सामने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर लिखूंगा राम की एज सीता की एज की 3 times है, तो वो राम की एज ये लिखी, तो यहाँ पे 3 times करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू उसके सामने है, उसके साथ नहीं है, तो ये नहीं है x की वैल्यू, राम की एज ये है जो सीता की एज की 3 times है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 3 इधर मल्टीप्लाई किया, ना कि इधर मल्टीप्लाई किया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बोला डिवाइड 28 into 2 parts in such way that 6/5 of the first part is equals to the 2/3 of the other part। 28 को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, तो लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हमने लेट कर लिया x, तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा? 28 माइनस x, है ना। 28 में से तो निकला ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे देखो 28 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट अगर x है तो सेकंड पार्ट हो जाएगा 28 माइनस x। अब इसने बोला था कि 5/6 ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 2/3 ऑफ सेकंड पार्ट। बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो 6/5 ये अंदर मल्टीप्लाई 2 into 28/3 माइनस 2 into, ठीक है, x, इसकी इसमें भी इसकी इसमें भी x वाले एक साथ, तो 6x माइनस अपॉन 5 प्लस का 2x/3, और ये हो गया 56/3। एलसीएम ले लिया हमने 15, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, इक्वल्स टू 56/3।
ये हो गया 18x प्लस 10x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, पूरे के साथ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर। 3 5 10x एंड 18x 28x, ये हो गया 56 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि जब ये 28 से डिवाइड करोगे तो इजी पड़ेगा। तो 28 नीचे, 28 बन जाए, 28 2 जा एंड 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10, तो फर्स्ट पार्ट आ गया 10, तो ये 10 आ चुका है। तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा 28 माइनस 10 इक्वल्स टू 18। तो 10 एंड 18 आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। हमारी डी की सेकंड स्टेप कंप्लीट होती है। थैंक यू।